हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, आज इस वीडियो से मैं कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ। एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट की दुनिया। इस सीरीज में मैं बैक टू बैक हर दूसरे या तीसरे दिन एक एक नई वीडियो डालता रहूंगा जो कि बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक से कवर्ड रहेगी। जैसे कि सर्वर डाउन हो गया, लेकिन आखिर सर्वर दिखता कैसा है, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं रोज इतने जीबी उतने जीबी, उस डेटा की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एक वेबसाइट फ्री में कैसे बनाएं, हर वेबसाइट के स्टार्ट में www क्यों लिखा रहता है, HTTP और HTTPS का क्या डिफरेंस है, एक वायरलेसली हम डेटा कितनी दूर कितने किलोमीटर तक भेज सकते हैं, ये सब और कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक पूरे इंटरनेट के इकोसिस्टम से जुड़ी रहती है। बिल्कुल आसान भाषा और बिना टेक्निकल नॉलेज के आपको जानने का मन हो तो आप सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दो, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो ये जो वीडियो है ये सीरीज की पहली वीडियो है जिसका नाम मैंने रखा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इसमें बेसिकली हम इंटरनेट के इकोसिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सी कंपनीज क्यों ज्वाइन रहती हैं, ये काम कैसे होता है, इंटरनेट चलता कैसे है, क्यों इसको इंटरनेट बोला जाता है, और भी ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सरकास्टिक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेट, इंटर को पढ़ेंगे हम इंटरकनेक्टेड और नेट को पढ़ेंगे नेटवर्क। एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, करोड़ों कंप्यूटर्स का एक ऐसा कनेक्टेड नेटवर्क जो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका ये मतलब है कि किसी का भी इसके ऊपर पूरा काबू नहीं है। पूरे दुनिया में कोई भी अपने कंप्यूटर से कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है इस नेटवर्क पे, और कोई भी उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है या फिर अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। सपोज कीजिए आप अपने घर पे हैं, एक सिस्टम लेके बैठे हुए हैं, एक कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, और आपका एक दोस्त है अपने घर पे बैठा हुआ है, वो भी कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, वो लेकिन आपसे 5 किलोमीटर दूर है। तो अब आप सिंपली एक लैन वायर से अपने कंप्यूटर को उसके कंप्यूटर तक जोड़ दो, यानी 5 किलोमीटर लंबी तार ले जाओ। तो ये जो कनेक्शन आप बनाओगे ना, इसको भी इंटरनेट कनेक्शन कहेंगे। फर्क बस इतना होगा कि ये सिर्फ आपने 2 कंप्यूटर्स को जोड़ा है, तो जो डेटा ट्रांसफर या फिर एक जो कनेक्शन बना दोनों कंप्यूटरों के बीच में, वो सिर्फ उन दोनों कंप्यूटर में ही पॉसिबल है। अब जब आप अपने कंप्यूटर को उस करोड़ों कंप्यूटरों के एक नेटवर्क से अपना कंप्यूटर उसमें ज्वाइन कर दोगे, जिससे कि आप कोई इन्फॉर्मेशन वहां से ले पाओ या कोई इन्फॉर्मेशन दे पाओ, उसी चीज को आप और हम जैसी आम जनता इसको बोलते हैं कि हमने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है। तो ये जो पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये पूरा जो नेटवर्क है ये पूरा एक वायर से जुड़ा हुआ नेटवर्क है, तारों से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। वायरलेस नेटवर्क नहीं है। भले वो तार ओशियंस के नीचे से आ रही हो या जो देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अंडरग्राउंड वायरिंग के द्वारा आ रही हो, लेकिन ये है पूरा का पूरा वायर्ड कनेक्शन ही। इंडिया में ये जो नेटवर्क दूसरे देशों या दूसरे कॉन्टिनेंट से आ रहा है ना, उसके कई सारे लैंडिंग पॉइंट्स हैं साउथ की तरफ, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मुंबई, कोचीन, चेन्नई और इंडियन कंपनीज जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि बाहर दूसरे देशों या दूसरे कॉन्टिनेंट से वायर्स लेके आती हैं इंटरनेट की, उनकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि जैसे उसमें जियो, टाटा, एयरटेल और कई 2-3 कंपनीज और भी ऐसी हैं जो कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो गाइस, क्या आपको ये पता है कि जो केबल इसमें यूज होती है, एक देश का डाटा दूसरे देश तक जोड़ रही है या दूसरे कॉन्टिनेंट से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से आगे जा रही है, वो केबल दिखती कैसी है कैसी? वो बेसिकली एक ऑप्टिकल फाइबर ग्लास की केबल है और उसको ना सबमरीन केबल भी बोला जाता है। और अब आप गेस करो कि वो कितनी मोटी होती होगी। हमारे एक बाल जितनी, लिटरली। उसकी आउटर पैकेजिंग और उसके आउटर कवर्स को जोड़ेंगे भी ना तो मैक्सिमम वो 3 इंच से ऊपर नहीं जाती है गाइस, 3 इंच। और कितने देश जोड़ रही है, कितनी कमाल की चीज़ है वो। तो ये वायर्ड नेटवर्क लगाया किसने? इसमें बेसिकली 3 तरीके की कंपनीज ज्वाइंड हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की। ये वो कंपनी हो गई जिसने इन्वेस्टमेंट करके एक देश से दूसरे देश तक अंडर वाटर प्लोइंग करके इस वायर को बिछाया, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक लेकर के आए। हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा टेलीकम्युनिकेशंस टीयर 1 कंपनी इंडिया के लिए है। तो उसने क्या किया कि यूरोप या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट से वो वायर खींच के लाए इंडिया तक। इंडिया में जो इसका लैंडिंग पोर्ट है वो है मुंबई। आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि टाटा कंपनी ने यूरोप से लेके इंडिया तक पानी के नीचे एक तार बिछाई और हमको उस कनेक्शन में जोड़ा।
और वो तार कितनी पतली है, हमारे बाल जितनी, और डेटा कितना कैरी कर सकती है, 60 टेराबाइट्स पर सेकेंड। 60 टेराबाइट्स पर सेकेंड, हाँ 60। आज तक की जो फास्टेस्ट स्पीड नोट करी गई है वो ये गूगल की वायर है जिसका नाम है फास्टर, और ये इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च करी थी, रिसेंटली बिछाई थी, और इसकी जो स्पीड उन्होंने मेजर करी वो 60 बाइट्स पर सेकेंड है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं कि मुंबई तक तो लाइन आ गई, अब इसके बाद आती हैं टीयर 2 की कंपनीज, जैसे वो हमारे केस में आप समझ लीजिए एयरटेल या जियो, क्योंकि इनका पैन इंडिया का नेटवर्क है। अब मुंबई या महाराष्ट्र तक तो केबल आ गई, लेकिन वहाँ से लेके अब बाकी के स्टेट्स तक पहुँचानी है, तो वो ये टीयर 2 की कंपनीज करेंगी। तो वो बेसिकली टीयर 1 की कंपनी से बैंडविड्थ परचेज कर लेती हैं, उसके बाद अपना पूरा नेटवर्क बिछाते हैं, सारे स्टेट्स तक उसको पहुँचाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, कन्याकुमारी सब जगह उसको पहुँचाएंगे अपने वायर्ड नेटवर्क को, और सिटीज़ तक उसको पहुँचा देंगे। अब आती है टीयर 3 कंपनीज, इनको बोलते हैं हम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनीज टीयर 2 वाली कंपनीज से फिर से बैंडविड्थ परचेज करती हैं, जो वो स्टेट्स और सिटीज़ तक लेके आए, और वहाँ से परचेज करने के बाद ये आपके घर तक एक वायर ले करते हैं, बिछाते हैं, जो कि आप ब्रॉडबैंड के नाम से जानते हो। तो इस तरीके से वो आपको डेटा फिर वहाँ से लेके फिर आपको सेल करते हैं, आपको बैंडविड्थ सेल करते हैं। टीयर 3 की कंपनीज हमारे केस में हो गई जैसे तिकोना, हैथवे, एक्साइटल, टिम्बल। अब आप बोलोगे कि भाई तू इतनी देर से ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन ये तेरी ज्ञान वाली वीडियो मैं अपने फ़ोन पे देख रहा हूँ और इसमें नेट चल रहा है, और इसमें कहाँ से कोई वायर लगाई हुई है मैंने सिवाय चार्जिंग के। तो गाइज आपका जो सिम कार्ड है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो वायरलेसली सिर्फ आपके नियरेस्ट सेल टावर तक ही कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप उसकी रेंज से बाहर जाओगे तो या तो आपको दूसरा टावर कैच करना पड़ेगा या फिर आपके फ़ोन में नो सिग्नल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ वायरलेसली अपने टावर से ही कनेक्टेड हो, उस टावर से भी वायर्स ज़मीन में ही जा रही हैं। आप ध्यान से कभी अपने नियरेस्ट सेल टावर को देखना, उसमें बहुत सारी वायर्स ऊपर हो रही होंगी और वो जा रही है नीचे, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग में कंपनी के बेस तक। अब बात करते हैं इंटरनेट के दूसरे पहलू, वेबसाइट वाले सेगमेंट में। ये वेबसाइट्स आखिर कौन बेचता है, कैसे बेचता है, किससे खरीदता है, ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है, उस बारे में बात करते हैं। तो इसका सीन ये है कि साइकिल में ना 4 मेजर स्टेजेस हैं। पहला तो यूज़र हो गया, यानी कि आप और मैं जो भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हम उसके यूज़र हैं। दूसरी स्टेज है ये वेबसाइट्स, यानी कि जैसे facebook.com, google.com, naughty america, इनको हम बोलते हैं रजिस्ट्रांट्स। ये बेसिकली इन्होंने अपनी वेबसाइट रजिस्टर कराई है कहीं पे। इससे ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है रजिस्ट्रार। उसने क्या किया, उसने इन कंपनीज को रजिस्टर किया, नाम बेचा। इन्होंने भी कभी ना कभी नाम खरीदा होगा, किससे खरीदा, इनसे खरीदा, रजिस्ट्रार से खरीदा। तो रजिस्ट्रार हो गया जैसे कि godaddy.com। आपको अपनी कोई भी कभी भी वेबसाइट बनानी हो तो सबसे पहले आपको नाम चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं। तो godaddy.com जैसी वेबसाइट्स आपको दिखाएंगी। आप अपनी वेबसाइट का नाम वहाँ पे डाल के देखोगे तो आपको वो दिखाएगी कि अवेलेबल नाम है कि नहीं, और अगर है तो कितने का है, नहीं है तो उसके अलावा ऑप्शंस कौन से हैं आपसे मिलते जुलते जो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका सीधा मतलब ये है कि godaddy.com जैसी कई सारी वेबसाइट्स हैं और इन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिसमें कि मेंशन्ड है कि ये नाम इस जने को बेचा है और इतने का बेचा है और इसका एड्रेस, IP एड्रेस क्या है। अब IP एड्रेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बाद में आने वाली है, तो आप अगर आपको नहीं पता IP एड्रेस क्या होता है बहुत सिंपल भाषा में, तो आप सीरीज़ को देखते रहना। तो godaddy जैसी वेबसाइट ने नाम बेचा तो क्या ये उसका मालिक हो गया? नहीं। godaddy जैसी ऑर्गेनाइजेशन यानी रजिस्ट्रार से ऊपर एक और चीज़ है रजिस्ट्री। अब आपने देखा होगा कि google.com लगाती है, लेकिन अमेज़न हम इंडिया में खोलते हैं तो amazon.in लगाती हैं, या कई और वेबसाइट्स हैं वो .net यूज़ करते हैं या .org। तो जो ये रजिस्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली क्या करती है कि ये सारी एक्सटेंशंस बनाती है कि हम कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। .com यूज़ कर सकते हैं, .in यूज़ कर सकते हैं, .net यूज़ कर सकते हैं, .org यूज़ कर सकते हैं, और ये क्रिएट करती है। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन godaddy जैसी ऑर्गेनाइजेशन यानी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करती है कि भाई हमने अभी ये क्रिएट कर दिया है, अब आप .org बेच सकते हो और इसके ये रूल्स हैं, तो आप जिसको भी बेचो उसको रूल समझा के बेचना। अब आ गए हम रजिस्ट्री के लेवल पे। तो क्या रजिस्ट्री से ऊपर भी कोई है या सिर्फ यही एक टॉप लेवल है इंटरनेट के इकोसिस्टम का जो कि सारा कुछ ये वेबसाइट्स का धंधा चला रहे हैं? गाइज इसके ऊपर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये इसका फुल फॉर्म है।
ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये मेंटेन करती है कि किसी का भी डोमेन नेम डुप्लीकेट ना कहीं पे बिक जाए। कई सारे रजिस्ट्रार्स हैं, कई सारी रजिस्ट्रीज हैं, तो कोई भी नेम या फिर एड्रेस डुप्लीकेट ना हो जाए, जिससे कि किसी भी कंपनी का, किसी भी बड़ी कंपनी का, छोटी कंपनी का डेटा लॉस ना हो। तो गाइस ये सब कुछ था एक इंटरनेट का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कि इंटरनेट की दुनिया कैसे चल रही है, वेबसाइट्स का काम कैसे चल रहा है, ये तारें कैसे बिछी हुई हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक सर्वर क्रैश हो गया है, या आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वेबसाइट खुल नहीं रही है, सर्वर डाउन आ रहा है। तो अगली वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सर्वर आखिर ये होता क्या है और दिखता कैसे है, काम क्या है इसका। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, उससे मोटिवेशन मिलती है कि मेरा कंटेंट आप तक सही तरीके से पहुंच रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो मैं और कंटेंट आपके लिए बनाऊं, आपको और चीज़ें समझाऊं जो मुझे पता है, मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे सरकास्टिक, स्टे सेफ।